इलाकाई सतह पर तो जबानें बदल जाती हैं। पूरे मुल्क में बोली जाने वाली जबानों की तादाद में इख्तिलाफ है। ताहम एक जराये के मुताबिक पूरे मुल्क में 780 जबानें बोली जाती हैं। तभी तो ऐसी वाहिद जबान का होना लाजमी है जिससे लोग आपस में राब्ता कर सके। आज के इस लाइव शुमारे में हम एक ऐसी मखसूस जबान के हवाले से बात करेंगे। वो जबान है हिंदी, जिसे 2020 में जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया है। क्या स्टेटस है हिंदी जबान का जम्मू और कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में? इस ज़मन में हमने दावत दी है प्रोफेसर ज़ोहरा अफजल कादरी को, जो कि यूनिवर्सिटी कश्मीर की हिंदी डिपार्टमेंट की साबिका सरबरा रही है। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे लाइव शुमारे में। शुक्रिया मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट का आगाज कब शुरू हुआ? हिंदी विभाग की जब हम बात करते हैं कश्मीर विश्वविद्यालय में, तो ये समझ लीजिए सबसे पुराने, सबसे प्राचीन विभागों में से एक विभाग है। 1950s में ये हुआ है। इसका विभाग का मतलब उद्घाटन जो हुआ है और आरंभ जो हुआ है वो 50s में हुआ है। तब से ये समझ लीजिए कि उस समय शायद कुछ ही विभाग थे। इंग्लिश था, हिंदी था, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट था, कुछ विभाग थे जो यहाँ थे, लेकिन उनमें हिंदी भी एक है। तभी से ये समझ लीजिए हिंदी यहाँ चल रही है। और उस समय तो यहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, बट कुछ कारणवश यहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या घट गई। लेकिन आज जो हम स्थिति देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये नंबर फिर से बढ़ रहा है। एक समय था जब इसका काफी नंबर हमारे यहाँ छात्रों का, पढ़ने वालों का बहुत कम हो गया था, लेकिन आज फिर से ये उभरती नजर आ रही है हमको। मैम, अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है अब? देखिए, वैसे तो बेसिक कोर्स जो लिटरेचर में होते हैं वही कोर्स है। ड्रामा है, फिक्शन है, हिंदी लिटरेचर है, ये समझ लीजिए क्रिटिसिज्म है। ये 4-5 जो बेसिक हैं वो तो पढ़ाए ही जाते हैं, जो हर डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाते हैं। बट यहाँ कुछ समय मतलब मैं समझती हूँ कि 2000 में, समझ लीजिए 2000 में स्थिति ऐसी थी कि यहाँ मेरे पास, तब मैं विभाग में अध्यक्षा थी, और मेरे पास बहुत से बच्चों ने एक एप्लीकेशन डाली थी और कहा था कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी पढ़ी नहीं थी। कॉलेज लेवल पर उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी थी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझ लीजिए परिश्रम करना पड़ा, और हमने फिर एक वाइस चांसलर को एक रिप्रेजेंटेशन दे डाली कि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और वो चाहते हैं हिंदी पढ़ना, लेकिन हमारे यहाँ इधर से हमारे यहाँ नंबर भी कम हो रहा है हिंदी पढ़ने वालों का। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया, और उसके बाद एक हमने पीजी डिप्लोमा स्टार्ट किया। तो सर्टिफिकेट कोर्स जो था वो ऐसे बच्चों के लिए था जिन्होंने हिंदी बिल्कुल कभी पढ़ी ही नहीं थी, और डिप्लोमा वालों के लिए था कि बीए में उनके पास नहीं था, कहीं ना कहीं से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट बीए में उनके पास डिग्री नहीं थी। तो पीजी डिप्लोमा करने के पश्चात हमारे बच्चे फिर डायरेक्ट एमए में एडमिशन ले सकते थे। तो वही हमने किया, और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स भी अभी भी चल रहा है, और पीजी डिप्लोमा भी है, जिसमें पीजी डिप्लोमा पढ़ने के बाद, पास करने के बाद वो फिर डायरेक्ट हिंदी में एडमिशन ले लेते। कश्मीर यूनिवर्सिटी में या कश्मीर की बात करें तो क्या स्कोप है हिंदी जबान का? देखिए, मैं समझती हूँ कि देश के और भागों से तो हिंदी का स्कोप कश्मीर में ज्यादा है, क्योंकि हिंदी यहाँ बहुत कम, पहले विभाग तक ही सीमित थी। विभाग में पढ़ रहे थे बच्चे, और उसके बाद या तो बैठ जाते थे या स्कूल लेवल पर कहीं ना कहीं एडमिशन मतलब टीचर के पद पर आसीन हो जाते थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जैसे बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ हिंदी ट्रांसलेटर्स की हमें जरूरत है। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने वाले बच्चे हैं नहीं,
वहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, तो जिसके कारण मतलब वहाँ पे अब जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो वो वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। कहीं मतलब सेंट्रल ये जो है हमारे, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुल गई है मगर वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ हिंदी विभाग है, ये अनुवाद विभाग जिसको हम कहते हैं। और हमारे जो छात्र हैं वो अभी तक कोई भी छात्र, मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अभी तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने हिंदी पढ़ी है, एमए किया है या एमफिल और पीएचडी किया है, वो बेकार बैठे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं ना कहीं वो लग गए हैं। बेशक ये अलग बात है कि वहाँ अभी परमानेंट पोजीशंस कहीं भी नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो हिंदी का कश्मीर में बहुत स्कोप है अभी भी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में। जो आपके डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किया है या जिन लोगों ने तालीम हासिल की है, उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए कंट्रीब्यूशन तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा हमारे जो यहाँ के पढ़ने वाले थे, जो कश्मीरी थे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो यहाँ के अहिंदी, हम इसको कश्मीर को हम कहते हैं अहिंदी प्रदेश है ये, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इन्होंने काफी यहाँ का लोगों का योगदान है, जिसमें मैं नाम तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के बहुत कहानीकार हैं। रतनलाल शांत जी हैं, और एग्जैक्टली मुझे पूरे नाम अभी इस समय याद नहीं आ रहे हैं, मगर बहुत से लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण हिंदी को बाहर भी जाना माना जाता है, जाना पहचाना जाता है। आज भी कुछ लड़के हैं जो नव युवक हैं जो यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं, और उससे पूरे यानी कश्मीर को छोड़कर भारत के अन्य भागों से भी वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर लोग चाहते हैं कि कश्मीर का साहित्य, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो यहाँ लिखा जा रहा है, उसका अनुवाद किया जाए, और वो फिर वहां पहुंचता है। वहां जो लोग रुचि रखते हैं तो उसके माध्यम से वहां लोग हिंदी को समझ रहे हैं कि कश्मीर में हिंदी का भविष्य उज्जवल भी है और कश्मीर में काम भी बहुत हो रहा है। मैम पीएचडी के हवाले बात करेंगे। आपके डिपार्टमेंट में जो स्कॉलर्स हैं, उनके ज्यादातर मजामीन या टॉपिक्स की बात करें, वो क्या रहते हैं? ज्यादातर पीएचडी टॉपिक तो वही होंगे जो हिंदी से रिलेटेड होंगे, जो आजकल मतलब कश्मीर में तो इतना काम हिंदी में अभी नहीं हुआ है। लोग केवल अनुवाद ही कर रहे हैं, जो यहाँ जैसे कश्मीरी साहित्य के कुछ राइटर हैं उनका अनुवाद भी कर रहे हैं, उनकी कविताओं का भी अनुवाद हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कश्मीर में कि हम चाहते हैं कि हिंदी और उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, इसका ट्रांसलेशन किया जाए, और पीएचडी इनके आधार पर क्या दो लेखकों का हम तुलनात्मक अध्ययन जिसको हम कहते हैं वो हम कराएं। मगर उसके लिए जरूरी है कि जब हम इस तरह का काम करवाएंगे, दो लैंग्वेज किसी बंदे को आना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी उर्दू बहुत कमजोर है। उर्दू और हिंदी का ट्रांसलेशन हो सकता है, उनके लेखकों का ट्रांसलेशन हो सकता है। मेरे अपने ही छात्र हैं जिनको हमने, अब जैसे हमारे यहाँ है अभी जो काम हो रहे हैं, कोई अमेरिका में है एक हिंदी राइटर, और यहाँ भी हैं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं। मेरी अपने अभी एक बच्चे को अभी पीएचडी मिली है, मतलब उसका वो होने वाला है, वाइवा तो हो गया, तो उसका भी एक पंजाबी राइटर है और हिंदी राइटर है, उनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो ऐसे ही हिंदी के जो जिनको हम लोग, जिन पर काम नहीं हुआ है, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, जिसको लोग समझते हैं कि अभी मतलब यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता नहीं है, मतलब वहां तो वही लोग कराते हैं आपस में काम, मगर हमारे यहाँ वो काम करते हैं जिन पर काम अभी तक हुआ नहीं, जो बहुत अछूते विषय हैं उनको हम लोग कराते हैं। हमारे सारे जितने भी टीचर हैं उनका यही प्रयास रहता है कि ऐसे विषयों को लिया जाए जिसको, जो हमारा ओरिजिनल जिस वर्क कहा जाए।
चंद्रकांता पर हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। चंद्रकांता यहाँ की कश्मीरी लेखिका है, उन पर हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। जैसे बाहर की है मेहरुन्निसा परवेज, उन पर बहुत काम हुआ है। इसी तरह से बहुत से राइटर हैं जिनको अब्दुल बिस्मिल्लाह के उस पर काम हुआ है कि उन्होंने किस तरह के समस्याओं को उभारा है। मतलब चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय की समस्याएं हो या हिंदू संप्रदाय की समस्याएं हो, इसी प्रकार के विषय लिए जाते हैं पीएचडी में। मैम, आपने बात की थी कि एक वक्त ऐसा आया था जब एडमिशन्स बहुत कम होते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हिंदी डिपार्टमेंट में। मैम, अगर अभी की बात करें तो क्या स्टेटस है, करंटली क्या स्टेटस है? और 2020 में ऑफिशियल लैंग्वेज करार होने के बाद क्या कोई डिफरेंस हमें दिखने को मिला? अब तो देखिए ना, हमारे यहाँ स्थिति थी 90s में, जो एकदम हमारे यहाँ गिराव आ गया था मीटर, सो समझ लीजिए एकदम हमारा यहाँ बच्चे बिल्कुल 0 पर पहुंच गए थे। एक समय था जब हमारे यहाँ 1 और 2 स्टूडेंट हुआ करते थे और हम परेशान थे कि हमारा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। उस समय दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं ही विभाग में रह गई थी अकेली, और जो बाकी लोग थे वो यहाँ से चले गए थे। तो फिर हमने एडहॉक टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया, फिर उनको पीएचडी भी कराई, और फिर धीरे धीरे बच्चों को कम से कम मैं अपना बोलूंगी कि मैंने काफी लोगों को घर घर जाकर बोला कि भाई हिंदी जो है वो किसी की धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदी जो है वो किसी भी मजहब की भाषा नहीं, कोई भी लैंग्वेज जो है, भाषा कोई भी हो, वो किसी मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। कश्मीर में ये मतलब अभी तक मैं समझती हूँ मेंटालिटी है, थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन अब लोग उससे निकल रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया पढ़ाइए और आगे। अब वही होता है कि देखिए जो बच्चे पढ़ गए, जिनको हमने मोटिवेट किया और जो पढ़ गया वो बेकार नहीं, तो वो फिर मैसेज हमारा आगे भी जा रहा है कि हाँ नहीं, हिंदी में स्कोप है, बाकी अंग्रेजी है, उर्दू है, बाकी विषय है, उस पर लोग, जरूरी नहीं है कि उनको पीएचडी करने के बाद या एमए करने के बाद जॉब मिल जाए, लेकिन हिंदी में ऐसा हो रहा है। और जब से हमने ये सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया है, तब से हमारे बच्चे का रुझान हमारी तरफ बहुत हो गया है, तो काफी नंबर बढ़ रहा है हमारे यहाँ इन बच्चों का। मैम, अगर हायर सेकेंडरी लेवल्स और कॉलेज लेवल्स की बात करें तो हिंदी ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, या अगर हम ये जानना चाहें कि कश्मीर में कितने कॉलेज हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं? हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं थे, टीचर अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि ये 90s में जो जो आपको पता है यहाँ हालात कैसे रहे, तो जितने भी थे, क्योंकि यहाँ लोग यही सोचकर पढ़ते थे, विषय को लेते थे कि ये हिंदी जो है वो मुसलमानों की भाषा नहीं है। तो यहाँ जितने भी लोग थे, ज्यादातर सरदार और नॉन मुस्लिम पंडित जो थे वो पढ़ते थे। अब जब वो चले गए, ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ाने वाले भी, टीचर भी चले गए। मैं आपको बताऊं, पहले मैं कॉलेज में पढ़ाती थी कुछ साल, मैं 3-5 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, हायर एजुकेशन में। तो नवाकदल कॉलेज में 3 पोजीशंस थी, एमए रोड में भी 3-4 पोजीशंस थी, अनंतनाग डिग्री कॉलेज में भी पोजीशंस थी। अब वो जहां जहां से लोग चले गए, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली, और जो पोजीशंस खाली थी, जो उनके पद जो उनके रिक्त थे, तो उस पर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया। कॉलेजेस का भी यही हाल रहा, हायर सेकेंडरी का भी यही हाल रहा, इवन स्कूलों का भी यही स्थिति रही कि स्कूलों में भी बच्चे, टीचर, पेरेंट्स जो थे वो पढ़ाना चाहते थे हिंदी बच्चों को, बट वहां जब पढ़ाने वाले ही नहीं थे तो पढ़ते किससे। इसीलिए जब हमारे बच्चे यहाँ से आए और हमने डिप्लोमा स्टार्ट करवाया, तो उसके बाद जब वो बच्चे निकले तो उनको कॉलेज में भी जगह मिली, उनकी नियुक्ति हुई, स्कूलों में भी गए, जो जहाँ जैसा वातावरण रहा, जैसी आवश्यकता थी स्कूल वालों की, उन्होंने की। तो वो अब धीरे धीरे वहां स्थिति वैसी नहीं है जैसी 90s में हो गई थी। अब कॉलेजेस में भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी, चाहे अब 3 टीचर की बजाय 1 टीचर है, लेकिन है, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी एक छोटी बहुत पहले की बात बताऊं कि मैं नवागदल कॉलेज में थी,
और नहीं सॉरी, मैं नवागत से आ गई थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ के क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आया करते थे सेट होने के लिए और इवेल्युएशन के लिए। तो एक चिट्ठी मेरे पास आई, कॉपी के अंदर एक बच्ची ने लिखा सर, और ऑब्लिक करके लिखा मैडम प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, मैं पढ़ना चाहती थी, और मैं इस कॉलेज गई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप उर्दू ले लो, हिंदी नहीं, लेकिन हिंदी में मेरी रुचि थी इसलिए मैंने ये स्वयं पढ़ा है, और कृपया करके मुझे इस पे आप पास कर दीजिए। तो वो जो चिट्ठी थी उसको मैंने बेस बनाया, और उसको बेस बनाकर ही मैंने वाइस चांसलर साहब से ये अपील की कि सर हम अपने डिपार्टमेंट में डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो वो स्थिति अब नहीं, अब बच्चे हैं हर स्कूल में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो इन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों ने ये जो किया है, परमानेंट टीचर ना लेकर ये बस लगाते हैं लेक्चर बेस पर, उन्होंने कर दिया है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे जो है वो नहीं जाना चाहते पढ़ाने के लिए। वो क्या है, आप अब ये थोड़ी यूनिवर्सिटी है कि भाई जो रिटायर हो गया उसको बुलाइए, आप एक लेक्चर दिलवा दीजिए, लेकिन ये रोजगार का मामला है। तो हर बच्चा ये चाहता है, जो निकलते हैं वो चाहते हैं कि हमें कहीं भी जॉब मिले तो वो परमानेंट मिले, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो कॉलेज लेवल पर मैं देखती हूँ, हमारे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनको कहा गया कि आप आइए, जब हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। तो अब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में है बच्चे कंट्रेक्चुअल लेवल पर पढ़ा रहे हैं बच्चे। तो यही चीजें कंट्रेक्चुअल, जब तक आपके पास परमानेंट पोजीशंस नहीं है तो कंट्रेक्चुअल लगाइए ना, कम से कम 1 साल के लिए, क्योंकि आप देखिए एक लेक्चर में बच्चा क्या पढ़ेगा और टीचर क्या पढ़ाएगा, वो स्थिति है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था और होना चाहिए था, लेकिन अभी भी स्थिति थोड़ा बदल रही है, मगर अभी भी हिंदी को लेकर अभी उतनी जो सीरियसनेस है वो नहीं आ पाई। तो वो मैं चाहती हूँ कि मतलब आपके माध्यम से आप गवर्नमेंट भी थोड़ा सीरियस हो जाए और देखें कि जितने कॉलेज हैं, स्कूल है, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है और संपर्क भाषा है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, क्योंकि देखें मैं समझती हूँ कि हर देश की अपनी एक भाषा होती है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में अधिकतर लोग बोलते हैं, अनपढ़ भी बोलते हैं, पढ़े लिखे भी बोलते हैं, समझ लेते हैं। ये मात्र एक ऐसी भाषा है। कश्मीरी हर आदमी नहीं बोल सकता, उर्दू एक विशेष एरिया में बोली जाती है, लेकिन हिंदी जो है गांव में पिछड़ी जगहों पर कहीं ना कहीं बोली जाती है, तो आदमी का काम निकल जाता है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ये समन्वय की भाषा है, ये एकता की भाषा है। ये हम बाहर से लोग आते हैं, अगर वो हिंदी ना जानते, ठीक है, तो कश्मीरी और कश्मीरियों को थोड़ी बहुत हिंदी नहीं आती, तो कैसे एक दूसरे के साथ बात कर पाते। तो यही वजह है कि हिंदी का भविष्य जो है, मैं समझती हूँ अभी कश्मीर में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।